तो आज का क्लास है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में। मतलब आज पोएट्री के बारे में पढ़ेंगे कि पोएट्री का फॉर्म कौन कौन सा होता है और पोएट्री में किन किन चीजों को पढ़ना होता है। पोएट्री जो है इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से आप देखें तो पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि ये हर टीजीटी पीजीटी अमूमन टीजीटी की एग्जाम की चर्चा करें तो टीजीटी के एग्जाम में ड्रामा से मतलब ऐसा हो सकता है रेयरली कि ड्रामा से क्वेश्चन नहीं आए, ट्रेजेडी वगैरह से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पोएट्री से हर टीजीटी मतलब अगर यदि टीजीटी के एग्जाम को सिर्फ देखें तो चाहे यूपी टीजीटी हो, बिहार टीजीटी हो, डी ट्रिपल एस बी हो, इन सारी चीजों में पोएट्री से तो एक दो क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो इस बात से समझ में आ सकता है कि पोएट्री कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो पोएट्री देखते हैं कि पोएट्री का क्या सीन है। 1 सेकंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में। तो पोएट्री मेनली जो है पोएट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पोएट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है और वो दोनों पार्ट क्या है? तो पहला है आपका, पहला पार्ट को पर्सनल पोएट्री बोल सकते हैं। जो भी हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल पोएट्री जो दिया हुआ है हेडिंग में। और दूसरा हो सकता है आपका इम्पर्सनल। इम्पर्सनल इम्पर्सनल अब पर्सनल और इम्पर्सनल में डिफरेंस क्या है? तो पर्सनल पोएट्री जो होता है, पर्सनल पोएट्री में जो पोएट होता है अमूमन इसमें अपने बारे में मतलब अपने से जुड़ी खुद से जुड़ी चीजों को इसमें मेंशन करता है। जैसे लुसिडास वगैरह है और एडोनाइस वगैरह जो भी हैं पोएट्री। तो पर्सनल पोएट्री में मैं ये बोल सकता हूँ कि पर्सनल पोएट्री में मतलब पर्सनल चीजों को, पर्सनल मतलब जो पोएट होता है अपनी पर्सनल चीजों को मेंशन करता है। और इम्पर्सनल पोएट्री में मतलब रिदम होता है, ये सारी चीजें इम्पर्सनल जैसे पोएट्री है तो इसमें बाकी रिदम वगैरह जो भी चीजें हैं सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि इसमें पोएट का कोई लेना देना है। पोएट इसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ कहानी को या पोयम को मतलब लिखने का काम करता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो उसको एक्सपीरियंस होता है। मतलब उसका कोई पर्सनल रिलेशन, पर्सनल अटैचमेंट नहीं होता है उस पोएट्री से। तो पर्सनल पोएट्री, और पर्सनल पोएट्री में कौन कौन सा आता है? तो इसमें मेनली आपका पहला हो गया आपका इलेगी, और दूसरा लिरिक, थर्ड आपका सोनेट और फोर्थ ओड। तो अभी हम पढ़ेंगे ओड के बारे में, सॉरी इलेगी के बारे में। इलेगी क्या होता है? तो इसमें जैसा कि मेंशन है कि इलेजी जो है, इलेजी इज अ पोयम ऑफ लेमेंट फॉर समथिंग सीरियस और सॉरोफुल, फैटल, इंजरी, सेपरेशन। मतलब इलेजी जो है पोयम ऑफ लेमेंट फॉर समथिंग मतलब किसी चीज पे दुख जाहिर करने का, रोने का, मतलब अपना कष्ट पीड़ा व्यक्त करने का एक माध्यम है। जो सीरियस होता है, सॉरोफुल होता है, फैटल होता है जिसमें इंजरी वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। सेपरेशन इन लव और डिपार्टेड सोल, और इसमें क्या होता है? सेपरेशन मतलब अलगाव होता है प्रेम का, मतलब जब और मतलब आत्मा दूर चली जाती है, मतलब अलग हो जाती है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी के हिसाब से। आप इस चीज को समझिए कि इसका मीटर क्या होता है। तो मीटर इसका होता है, इसका मीटर होता है आयाम्बिक पेंटामीटर। और आयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब समझ रहे हैं? आयाम्बिक मतलब अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस सिलेबल।
आयाम्बिक का मतलब ये कि अनस्ट्रेस पहले होगा और फिर स्ट्रेस सिलेबल होगा, और पेंटामीटर मतलब पेंटा मतलब 5 और मीटर मतलब 5 मीटर होगा। मतलब यदि 5 मीटर है, इसका मतलब फीट कितना, मतलब उसमें सॉरी सिलेबल कितना, तो उसमें सिलेबल हो गया आपका 10 सिलेबल। अमूमन 10 सिलेबल होता है अगर 5 पेंटामीटर है। तो मतलब एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस, मतलब एक जो है आप 1 मीटर में दो दो सिलेबल हो गया। तो पेंटामीटर मतलब 5 मीटर, और 5 मीटर में कितना सिलेबल, तो 10 सिलेबल। तो इलिजी का जो है मीटर क्या होता है, तो आयाम्बिक पेंटामीटर होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ऐसे बाकी डेफिनेशन वगैरह तो ठीक है, उसको तो आप अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो आप उसको तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ऑक्टामीटर, ये सारी चीजें तो याद रखनी होती है। आगे है इन पर्सनल यूनिटी द पोएट लेमेंट्स द डेथ ऑफ अ पर्सन इन पर्सनल कैपेसिटी, ठीक है, टेनिसन मेमोराइम। हाँ, आगे है एक एग्जांपल है पर्सनल पोएट्री टेनिसन का, मेमोराइम है ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। मतलब आर्थर हेनरी हेलम क्या है, इसमें कहानी ऐसा होता है कि इनके एक फ्रेंड होते हैं टेनिसन के, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आई थिंक, हाँ, स्टूडेंट होते हैं कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। तो ये जो है ना, हेलम इनके साथ ही पढ़े होते हैं, किनके साथ, टेनिसन के साथ। और इनका जो है ना अचानक डेथ हो जाता है, डेथ हो जाता है किसी कारणवश, आई थिंक इनका डेथ शायद नाव में डूबने की वजह से होता है, ऐसा होता है। तो उन्हीं के दुख में, उनके कष्ट में, मतलब अपने कष्ट को व्यक्त करने के लिए टेनिसन क्या करते हैं, एक मेमोरियम करके इलेजी लिखते हैं। और दूसरा है वर्ल्ट वेटमैन ओ कैप्टन, क्या है, ओ कैप्टन। और ये भी है, क्या है, ये भी इलेजी है, और ये पर्सनल ही है, पर्सनल है। अभी पेस्टोरल के बारे में बताएंगे कि जैसे इलेजी को भी ना, इलेजी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इलेजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, दो पार्ट में। एक हो जाएगा आपका पर्सनल, एक पर्सनल, और दूसरा हो जाएगा इम्पर्सनल, इम्पर्सनल, सॉरी, इम्पर्सनल नहीं, दूसरा आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, दूसरा हो जाएगा, कर्सर कहाँ गया, दूसरा आपका हो जाएगा पेस्टोरल, पेस्टोरल। तो पहला हो गया पर्सनल और दूसरा हो गया पेस्टोरल। तो पर्सनल में जो क्या होता है कि पर्सनल में मतलब पर्सनल चीजों को पढ़ा जाता है, और पेस्टोरल में, पेस्टोरल का ऐसे लिटरल मीनिंग देखिएगा पेस्टोरल का, तो इसका मतलब देहाती, देहाती इन द सेंस, मतलब सॉरी, देहाती मतलब जैसे गांव से, गांव घर से जुड़ी चीजों को, मतलब जंगल से और गड़ेरिया से, इन सारी चीजों से, भेड़ बकरी जो पालता है इन चीजों से जुड़ी हुई है। तो इलेजिम को कितना पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, दो पार्ट में, पेस्टोरल और पर्सनल, दो चीजें हैं। और पर्सनल में क्या होता है, पर्सनल में मतलब बिल्कुल अपने से जुड़ी चीजें और रियलिस्टिक चीजों पे चर्चा होता है, जो चीजें मतलब उसमें जैसे पेस्टोरल में क्या होता है कि जो पोएट होता है ना, वो डायरेक्ट अपने आप को मतलब इस रूप में नहीं शो करता है कि मतलब अपने को माध्यम नहीं बनाता है। जैसे उसमें क्या होता है कि अपने आप को एक जो है शेफर्ड मान लेता है, और सामने वाला जिसके, जिस फ्रेंड के या जिस मतलब संबंधी के लिए वो लिखता है ये इलेजी, तो उसको एक दूसरा शेफर्ड मान लेता है, जिसको गड़ेरिया बोला जाता है हिंदी में।
और लेकिन ये होता है पेस्टोरल में। बात को समझिए, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन पर्सनल में क्या होता है कि पर्सनल में ये शेफर्ड वाली चीजें मतलब ऐसी नहीं होती है। पर्सनल में वो डायरेक्ट लिखेगा, जैसे अभी वो कैप्टन के बारे में चर्चा कर रहा था ना, ये व्हाइटमैन ने ये वो कैप्टन जो लिखा है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में लिखा है। तो अब्राहम लिंकन के बारे में लिखा है तो ऐसा नहीं लिखा है कि एक मैं शेफर्ड था और दूसरा अब्राहम अब्राहम लिंकन शेफर्ड मतलब शेफर्ड थे। नहीं, उसमें शेफर्ड वाली चीजें नहीं है, मतलब गांव देहात से जुड़ी चीजें नहीं है, मतलब वो पेस्टोरल नहीं है, वो पर्सनल है। इसको डिवाइड किया जाए तो इसमें अब्राहम लिंकन का जब डेथ हो जाता है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं अब्राहम लिंकन, उनका डेथ हो जाता है, तो उन्हीं के दुख में ये सारी चीजें ये व्हाइटमैन लिखते हैं वो कैप्टन। उसमें क्या होता है ना कि उनको मतलब उस टाइप से उनको इसमें इस पोयम में दिखाया जाता है कि अब्राहम लिंकन को मतलब एक सीप होता है जो लड़ने के लिए गृह युद्ध छिड़ा होता है अमेरिका में, इस टाइप से दिखाया जाता है। और उसमें जाते हैं और वो मतलब उस सिप को लीड करते हैं, उसमें और सब भी सैनिक रहते हैं, लीड करते हैं और युद्ध तो जीत जाते हैं, मतलब लेकिन लास्ट में जब देश में जश्न हो रहा होता है तो अब्राहम लिंकन जो है वहां पे मतलब मरे हुए मिलते हैं, मतलब उनका डेथ हो चुका होता है। तो एट ऑल ये है उसमें। आगे है तो पर्सनल और पेस्टोरल समझ गए आप। अब आगे है इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चार्ड, ये थॉमस ग्रे का एक फेमस जो है इलेजी है। और ये किस पे है तो रिचर्ड वेस्ट पे है। ये आता है ये एग्जाम में कि जो है इलेजी रिचर्ड जो कंट्री चर्चार्ड है, जो इलेजी है, ये किन के याद में लिखा गया है या किन के लिए थॉमस ग्रे ने किन के लिए लिखा है, तो ये रिचर्ड वेस्ट के लिए लिखा है। इसको थोड़ा सा आसान होगा, ट्रिक वगैरह बना के इसको आराम से लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इन मेमोरी डब्ल्यू बी इट्स। हाँ, अब ये इट्स के बारे में इनके फ्रेंड थे जो डब्ल्यू एच ऑडेन के, ये मतलब समकालीन पोएट थे दोनों साथी। तो उनके बारे में उनके मेमोरी में उनके याद में ये डब्ल्यू बी इट्स के याद में ये डब्ल्यू एच ऑडेन लिखते हैं उनके मर जाने के बाद कि मतलब स्टार्ट में बहुत दुखी रहते हैं और बाद में फिर अपने आप को सांत्वना देते हैं, मनाते हैं कि नहीं, हमारा मित्र जो है ठीक है। और वो जो है मतलब क्रिस्ट जैसे ईसा मसीह की गोद मतलब उनके साथ है, खुश है, ये सारी चीजें मतलब इसमें मेंशन है। तो कुल मिला के आगे है, हाँ, आगे मिल्टन का लिसिडास है। लिसिडास मिल्टन का जो है ये अपने एक फ्रेंड इनके जो है एक फ्रेंड थे, एडवर्ड किंग थे। जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जॉन मिल्टन पढ़ रहे थे तो उस टाइम एक इनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग। तो उनका जो है ना अचानक किसी कारणवश डेथ हो गया था। तो उनके डेथ पे इन्होंने लिखा था। और वो 16 कब आया था लिसिडस, तो 1637 में। और उसमें इनके अपने फ्रेंड का नाम ही मतलब ये लिसिडास मतलब डायरेक्ट ये एडवर्ड किंग नहीं रखते, उसको लिसिडास के नाम से संबोधित करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ये दिखाया जाता है कि जैसे मिल्टन भी क्या होते हैं, मिल्टन भी एक शेफर्ड होते हैं, मतलब कि भेड़ चराने वाले। और ये एडवर्ड किंग भी होते हैं, और एडवर्ड किंग होते हैं और दोनों मतलब एक गडरिया होते हैं। और फिर बाद में अ, मतलब इनके जैसे दूसरा शेफर्ड जो है उसका डेथ हो जाता है तो आगे मिल्टन कितना दुखी होते हैं, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। बाद में इसमें भी है लास्ट में कि धीरे धीरे जो है पोएट अपने को मनाता है, शांत करता है, ये सारी चीजें हैं। तो लिसिडास, हालांकि एक चीज है कि लिसिडास इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है पीवी शेली का एडोनाइस है, जो डेथ ऑफ ये जॉन ये किड्स के लिए लिखा है इन्होंने। तो ये भी जो है आपका ये इलेजी का ही एक
एग्जाम्पल है। आगे है अर्नोल्ड का थैरसिस, थैरसिस ऑन द डेथ ऑफ द आर्थर हग, और अ सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड। ये टीजीटी एग्जाम 2011 में आया हुआ था। इलेजी का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो इलेजी का डेफिनेशन, अ सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेथ इज कॉल्ड इलेजी। मतलब, तो इसमें एक चीज देख रहे हो क्या है कि मतलब ये सब पोएट हैं अपने फ्रेंड के लिए, मतलब कितना डेडिकेटेड है, मतलब कितना लगाव है फ्रेंड से कि इतनी सारी चीजें उन पे पोयम लिखा जा रहा है, सारी चीजें लिखा जा रहा है। और मतलब ये ब्रिटिशर्स के अंदर फ्रेंडशिप मतलब कितना खूबसूरत रहा है। और हमारे यहाँ फ्रेंडशिप देखोगे तो हमारे यहाँ फ्रेंडशिप मिलती है वो क्रिकेटर दिनेश कार्तिक और मुरली विजय की। जानते ही होंगे कि यहाँ किस टाइप के फ्रेंड मिलेंगे आपको। और यहाँ है कि कोई एक दूसरे का नैया ही डुबाने पे पड़ा हुआ है। और ये सब एक ऐसे फ्रेंड हैं कि फ्रेंड्स के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मरने के बाद भी उसके नाम पे पोयम तक लिख दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें खूबसूरत चीज है। आगे है जैसे पोएट्री का ही पार्ट है मोनोडी, मतलब ये इलेडी का ही पार्ट आप बोल सकते हो इसको। मोनोडी, देयर इज अ सिंगल वॉइस revealing the death of a person, hence monody refers to a poem in which one person laments another death mournful। मतलब एक मोनोडी जो होता है ये एक सिंगल मतलब वॉइस होता है, और मतलब ये अकेले जो है गाया जाता है इसको किसी के डेथ पे। और एक मोनोडी के अलावा एक थ्रेनोडी होता है, थ्रेनोडी होता है। देर आर इसी इसमें मतलब ये लिसिडास भी इसी का एग्जाम्पल है। मोर देन वन voltage volts board expressing sorrow over the dead person, Milton's Lycidas in a monody। हाँ, तो लिसिडास भी क्या है? मोनोडी नहीं है लिसिडास, एक चीज ध्यान देना, लिसिडा जो है मोनोडी नहीं है, मोनोडी नहीं है, ये क्या है? थ्रेनोडी है, ये है आपका थ्रेनोडी। आगे डिफरेंस बिटवीन इलेजी डर्ज एंड यूलोजी। तो इलेजी में क्या होता है, डर्ज में क्या होता है, यूलोजी में क्या होता है, इसको थोड़ा थोड़ा समझना जरूरी है। तो डर्ज जो होता है ना, ये फ्यूनरल पे एक सॉन्ग होता है, सॉन्ग जैसा, जो फ्यूनरल पे जो फ्यूनरल का प्रक्रिया मतलब प्रोसेस होता है, तो उस समय ये गाया जाता था मतलब उनके लिए, तो एड्रेस करने के लिए, तो उसको डर्ज बोला जाता था। और यूलॉजी जो है ना, ये स्पीच, अगर किसी का डेथ होता था उसको संबोधित करने के लिए स्पीच दिया जाता था, उसको यूलॉजी बोला जाता था और बोला जाता है। और इलेजी तो आप पढ़ ही रहे हैं अभी तक कि पेस्टोरल इलेजी, पर्सनल इलेजी, जैसे लिसिडास वगैरह, एडोनाइस वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो अगर इसमें मतलब छोटा छोटा लैंग्वेज में ही थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं, बाकी आप अगर दोबारा लेक्चर देखेंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाए। ड्रज इज एक्सप्रेस लेमेंटेशन, हाँ मतलब हाँ, डर्ज वही चीज बता रहा है जो मैंने बताया कि ब्रीफ हाइम होता है और सॉन्ग होता है दैट एक्सप्रेस लेमेंटेशन ऑफ ग्रीफ एंड जनरली कंपोज टू बी परफॉर्म्ड एट फ्यूनरल। हाँ, मतलब ये जो है ना डर्ज, ये परफॉर्म करने के लिए ये अमूमन लिखा जाता है। और ये का कब, तो किसी के फ्यूनरल प्रोसेस में उस समय। लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम। अच्छा, आगे है लिरिक के बारे में। लिरिक क्या है? हाँ, ये चीज है। लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम कंपोज फॉर सिंगिंग एंशिएंट ग्रीक लिरिक्स। अच्छा, लिरिक क्या होता है? लिरिक जो है एक शॉर्ट पोएम होता है, और एक होता है लिरिक। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओड के बारे में भी, ओड। तो लिरिक और ओड, एक चीज आप समझिए इसको कि लिरिक और ओड ये भी इम्पोर्टेंट है कि लिरिक, सॉरी, ओड मैंने क्या लिख दिया यार। जैसे लिरिक एक है आपके पास, लिरिक, और दूसरा है ओड। तो लिरिक और ओड में बड़ा कौन होता है?
तो लिरिक जो है कंपैरेटिवली ओड से छोटा होता है और ओड थोड़ा सा कंपैरेटिवली लिरिक से बड़ा होता है। ठीक है, लिरिक की जो, और इसको आगे थॉमस यार्ड ने लाया था, आगे मेंशन भी होगा कहीं। कंपोज फॉर अ सिंगल ग्रीक लिरिक वर सung टू द accompaniment of lyre, it has shortness, single theme and intense single emotion। मतलब ये मतलब किसी के इमोशन से जुड़ा होता है, जैसे लिरिक वगैरह, लिरिक जो सॉन्ग जैसे सैड सॉन्ग वगैरह आते हैं, तो उसी टाइप से लिरिक है। मतलब इसमें तो गंदी सारी चीजें मिला के लिखी जाती है। सर थॉमस यार्ड इंट्रोड्यूस लिरिक्स इन इंग्लैंड, और थॉमस यार्ड ने क्या किया था, लिरिक्स को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। और थॉमस यार्ड ने दूसरा भी काम किया था और कुछ इंग्लैंड में लाया था, और वो क्या है, सोनेट। अभी आगे पढ़ेंगे सोनेट के बारे में भी। आगे लिरिकल पोएट्री वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ 17th सेंचुरी। अच्छा, ये लिरिकल पोएट्री जो है कब, मतलब इनका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है, तो ये 17th सेंचुरी में रहा है। इन 18 से मतलब 17-18 सेंचुरी में। ये है पूरा लिरिक का। आगे देखते हैं क्या है। आगे है नोट, लिरिक डिराइव लैटिन लिरिकस। मतलब लिरिक जो है किस वर्ड से आया है, तो ये आया है लिरिकस से। किससे, लिरिकस से आया है। लिरिक किस वर्ड से आया है, तो लिरिकस से आया है। और लिरिकस कौन सा वर्ड है, मतलब किसका, तो लैटिन का वर्ड है। अमूमन जो, मतलब मैक्सिमम जो वर्ड आए हैं एक दो छोड़ के, तो बाकी सारे वर्ड जो है, जो इंग्लिश वाले वर्ड है, जो वो लैटिन से ही आए हैं। कारण है कि पहले वहाँ की जो इलीट फैमिली थी ना, जो है इलीट लोग थे वहाँ के, ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन के, तो लैटिन ही यूज करते थे। आगे है, ओड इज ए पोयम ऑफ इलेबोरेट मेट्रिकल। आज आगे ओड के बारे में पढ़ना है। ओड क्या है, और एक चीज बताया था ना कि ओड जो होता है वो लिरिक से बड़ा होता है। इसको याद रखना है, ओड जो है लिरिक से बड़ा होता है। ओड में जैसे पिंडारिक ओड वगैरह, होरेशियन ओड वगैरह पढ़ना है। पिंडारिक ओड जो रेगुलर ओड होता है, अभी आगे देखना होगा उसको। ओड इज ए पोयम ऑफ इलेबोरेट मेट्रिकल स्ट्रक्चर, सोलेम in tone, usually taking the form of an address very often to some abstraction of quality। मतलब जो है वुड होता है, मतलब किसी, मतलब abstract क्वालिटी को, abstraction को क्या करता है, एड्रेस करने के लिए वुड को लाया जाता है। अभी वुड के बारे में पढ़ेंगे, एंटी स्टोफी स्टोफी क्या होता है। द वुड इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू सम abstract, हाँ सेम चीज है। एंड नोएडी लॉन्गर देन लिरिक, सेम चीज आया अभी जो बता रहे थे। इट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस लाइक लिरिक बट इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर, इट ऑलवेज सीरियस एंड एलिवेटेड इन द टोन। मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब जैसे लिरिक की तरह ही इसमें मतलब तुकबंदी होता है, मतलब खूबसूरत होता है। लेकिन एक चीज है कि ये जो है लिरिक से, इसको लिखना लिरिक से थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब इस पे काम करना होता है ओड पे, तब जाके ये ओड तैयार होता है। आगे है पिंडरिक ओड। हाँ, पिंडरिक ओड, रेगुलर ओड इन्वेंटेड बाय ग्रीक पोएट पिंडार। पिंडार, दिस काइंड ऑफ ओड इज रेगुलर ओड एंड डिवाइडेड इनटू स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड रिपोर्ट। अब इसको समझो स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और रिपोर्ट के बारे में। कर्सर कहाँ गया, एक सेकंड। एक हो गया आपका स्ट्रोफी, और दूसरा हो गया एंटी एंटी स्ट्रोफी। ठीक, तो स्ट्रोफी क्या होता है और एंटी स्ट्रोफी क्या होता है, एक चीज समझो। स्ट्रोफी क्या होता है, मतलब जैसे मतलब कि जैसे कोई सवाल है, कोई मतलब कोई भी मामला है, कोई भी क्वेश्चन है, तो जैसे स्ट्रोफी में उसका चर्चा, मतलब अमूमन जैसे जब परफॉर्म होता है, जैसे ओल्ड, तो स्टेज पे मतलब गाते टाइम में ओड को, जैसे अगर राइट टू लेफ्ट, अगर जो परफॉर्म कर रहा है पोएट या जो भी, तो राइट टू लेफ्ट जाता है और
जो जो प्रॉब्लम होता है पहले उसके बारे में बोलता है ओड के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रोफी बोला जाता है। और फिर वही जब राइट टू लेफ्ट जाता है ना, राइट टू लेफ्ट जब ये बोलते हुए उस समस्या के बारे में और थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब किए हुए जब बोलता है, तो उसको एंटी स्ट्रोफी बोला जाता है। और फिर लास्ट में होता है इपोड, मतलब उस समस्या का जब सॉल्यूशन होता है, जो उसका सॉल्यूशन बताया जाता है ओवरऑल, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इपोड बोला जाता है। तो पिंडारिक ओड, इसको रेगुलर ओड भी बोला जाता है। इसमें तीन पार्ट होता है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड। अब ये चीजें आपको जो है ये होरेसियन ओड में नहीं मिलेंगी। और बाद में जो ब्रिटेन में भी जो ओड लिखा गया उसमें भी जो है ये पिंडारी कोड नहीं मिलता है, मतलब उसमें स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी नहीं मिलता है। आगे होरेसियन ओड इज इन्वेंटेड बाय द रोमन पोएट होरेस एंड ठीक है 23 बीसी। इट इज स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, हाँ, इट हैज नो डिवीजन ऑफ स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। अभी बोला मैंने कि होरेसियन ओड में जो होता है स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी और इपोड नहीं होता है, इस चीज को समझना है। और बाद में फिर वो ओड आया फिर ब्रिटेन में भी, अभी उसको देखेंगे। द इंग्लिश ओड्स बाय शेली एंड किट्स, मतलब ब्रिटेन में ओड्स को मेनली कौन ओड्स पे काम किया, तो ये टीबी शेली और जॉन किट्स थे। और नाइदर होरेसियन और, हाँ मतलब ना ये होरेसियन ओड को फॉलो कर रहे थे नो पिंडारिक ओड को, मतलब एक अपना इनका तरीका था। दे आर कॉल्ड इंग्लिश और इरेगुलर ओड। रेगुलर ओड किसको, इसको ध्यान देना, रेगुलर ओड किसको, पिंडारी कोड को। रेगुलर वोड किसको, पिंडारी कोड को। ये पुराना कोड है, सबसे पहले ओड यहाँ मेंशन है, मतलब पिंडारी कोड सबसे पहले फेमस हुआ। और उसमें तीन पार्ट उसका होता था, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड। लेकिन जो है जो इंग्लिश कोड जो था वो जो लाया गया था सेली और किट्स के द्वारा, उसमें जो है मतलब कोई डिवीजन नहीं होता था कि स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी। और उसको क्या बोला जाता था, इंग्लिश कोड या इरेगुलर कोड बोला जाता था। पिंडारी कोड को रेगुलर कोड बोला जाता था और इस ओड को इरेगुलर ओड बोला जाता है। देखो हमारे अभी मैंने किया तो अचानक मैं ऐसे ही कर्सर चला रहा था और ये दिल का फिगर बन गया, हर्ट। पता नहीं ये किसके लिए बना है, लेकिन बन तो जरूर गया है हर्ट। चलो इसको छोड़ देते हैं, तो इतना बढ़िया और पार्ट बना है तो छोड़ ही देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या है आगे। तो अब पढ़ना है हमें सोनेट। सोनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पोएट्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको बोल सकते हो। सोनेट इज ए लिरिक ऑफ 14 आयाम्बिक पेंटामीटर लाइन। ये भी क्या होता है, आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। और आयाम्बिक पेंटामीटर में हम लोग कुछ और भी पढ़े थे, याद है, इलेजी। इलेजी जो है ये भी होता था किसमें, आयाम्बिक पेंटामीटर में। और ये सोनेट भी है। अब देखिए आगे, एन इंट्रिकेट राइम स्कीम। द टर्म सोनेट इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। और ये लैटिन और ग्रीक वर्ड से नहीं आया है, इसका वर्ड जो सोनेट जो आया है ये सोनेटो से आया है। और एक कौन, मतलब ये कहाँ से है, ये कौन सी लैंग्वेज का है, इटालियन है। मीन्स साउंड दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री वाज क्रिएटेड बाय, अच्छा ये लेंटिनी, मतलब जैसे आप सोनेट के बारे में पढ़ेंगे तो पेट्रार्कन सोनेट पढ़ेंगे, शेक्सपियरियन सोनेट पढ़ेंगे, उसमें यार्ड, थॉमस यार्ड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने सोनेट लिखा था या सोनेट को समझा था तो उनका नाम है लेंटिनी। इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेंटिनी। नहीं याद होता है, मतलब इसको लोग जैसे विलियम शेक्सपियर को याद रखते हैं सोनेट के लिए और पेट्रार्क को याद रखते हैं, लेकिन लेंटिनी याद नहीं रहते हैं, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। स्कूल इटली अंडर द इम्पेरर ऑफ फ्रेडरिक सेकंड बट द फेमस, ये उतना इम्पोर्टेंट पेट्रार्क इंग्लिश है। आगे है
But the full Italy the emperor Frederick II, but the most famous early sonnet is इटालियन पोएट पेट्रार्क। मतलब लेंटिनी ने स्टार्ट तो किया था, एक चीज समझो कि स्टार्ट कौन किया था सबसे पहले, लेंटिनी ने स्टार्ट किया था सबसे पहले सोनेट को लेंटिनी ने, लेकिन इसको फेमस कौन किया, कॉन्सेप्ट आपका ये है कि इसको फेमस किसने किया, तो इसको किया पेट्रार्क ने। इसको कोई पेट्रार्क बोलता है, कोई पेट्रार्क बोलता है। तो आपका एक्सेंट है, आप अपने हिसाब से इसको बोल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आप एनसीएफ को जैसे एनईपी पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के बारे में, तो आप अपने एक्सेंट के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं और वो कोई अपराध नहीं है। लैंग्वेज को बस इतना ही डिफाइन किया गया है कि लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें ज्यादा घुसना नहीं है कि ब्रिटेन वाले जो बोलते थे उसको उसी को फॉलो करके और एकदम बिल्कुल वैसा ही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। आगे है, तो ये चीज समझे कि सबसे पहले सोनेट को कौन लाया, तो लेंटिनी ने लाया, लेकिन उसको जो है फेमस कौन किया इटली में, तो इटालियन पोएट पेट्रार्क ने फॉलो मतलब फेमस किया इसको। नोन इन इंग्लिश है पेट्रार्च, हाँ सेम चीज अभी बताया कि मतलब वहां पे उनका पेट्रार्का नाम है, लेकिन इंग्लिश में इनको पेट्रार्च बोला जाता है। तो ये कोई विषय वस्तु नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। यूज इट इन टू कंपोज लव पोयम टू हिज बिलव्ड लॉर्ड। तो इसका लॉर्स नहीं होता, लोरा होता है, ये भी सब स्पेल्ड है। अब देखो आशिकी किस लेवल पे है कि लेंटिनी ने जो है सोनेट को शुरू किया और उसको जो है पेट्रार्च ने उसको फेमस किया, और ये फेमस क्यों कैसे कर दिया, तो अपनी प्रेमिका के अपने लव के याद में इन्होंने इसको फेमस कर दिया। क्योंकि आशिकी जो है ना, आशिकी बहुत कुछ करा देती है। जो आप अमूमन इतने बड़े बड़े सिंगर वगैरह को देखेंगे, इतने बड़े शायर को, तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब पहले से आशिक होते हैं, सब प्रेम में जिनका दिल टूटा हुआ था होता है। तो सेम यहाँ आशिकी पेट्रार्क के साथ भी है कि देखो कि उस गर्लफ्रेंड की मतलब किस लेवल की आशिकी थी। और पेट्रार्क के जीवन में रोल उसका कितना था कि मतलब किस टाइप की प्रेम की होगी कि उन्होंने उस प्रेम में डूब के, लोरा के प्रेम में डूब के, और उन्होंने क्या किया, सोनेट लिखा। और सोनेट लिखा और वो सोनेट फेमस हुआ, और फेमस हुआ, और आज भी हम लोग पेट्रार्क को जानते हैं उस सोनेट के लिए। तो उसमें अहम रोल किसका है, लोरा का। इसलिए पेट्रार्क के साथ साथ उनकी प्रेमिका को भी पढ़ना जरूरी है, नाम कम से कम जानना जरूरी है, क्योंकि उसका रोल है। नहीं होती तो प्रेम नहीं होता, प्रेम नहीं होता तो कोई इतना गीतकार संगीतकार कैसे बनता, ये भी बात है। आगे देखो, यूजी कंपोज टू पोयम बिलव्ड लोरा, यहाँ लोरा होगा। द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोनेट इन इंग्लिश इंग्लैंड गोज टू थॉमस यार्ड 16th सेंचुरी। अच्छा हाँ, एक चीज है जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है कि जैसे एक सेकेंड, हम्म, हम्म, जैसे ये था कि सोनेट को सबसे पहले शुरू किसने किया, स्टार्ट किसने किया, तो सोनेट सबसे पहले स्टार्ट किया लेंटिनी ने, इटली में। उसको फेमस कौन किया, तो ये कहाँ कहाँ की बात है, ये इटली की बात है, पेट्रार्च ने। अब समझो आगे कि पेट्रार्च के बाद
जो है इसको आगे कौन, इंग्लैंड में इसको कौन लेके आया? तो इसको इंग्लैंड में लेके आए कौन? तो थॉमस यार्ट लेके आए इसको इंग्लैंड में। लेंटिनी ने शुरू किया, इटली में पेट्रार्च ने उसको फेमस किया, और उसी सोनेट को लेके अब ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कौन आया? तो थॉमस यार्ट आए। लेकिन ये कौन सा सोनेट लेके आए? ये पेट्रार्चन सोनेट लेके आए। उसमें जो पेट्रार्चन सोनेट में क्या होता था कि ऑक्टेव और 14 लाइन का होता था, ऑक्टेव और सेस्टेट, समझ रहे हो? ऑक्टेव 8 लाइन का और सेस्टेट 6 लाइन का, ये 6 लाइन का होता था। तो जो थॉमस यार्ट लेके आए ना, थॉमस यार्ट जो लेके आए वो पेट्रार्चन सोनेट लेके आए, मतलब ये ऑक्टेव और सिस्टेट वाला लेके आए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अर्ल ऑफ सरे जो थे, इसमें दिया होगा, देखो, अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ सरे जो थे, इसमें कुछ चेंज किया, और उसका मेट्रिकल फॉर्म चेंज किया, और उन्होंने मेट्रिकल फॉर्म यूज किया, ऑक्टेव और सेस्टेट नहीं, 3 क्वाड्रेंस और 1 कपलेट, मतलब 4-4 लाइन का, 3 ठो मतलब 3 क्वाड्रेंट, और एक जो है 2 लाइन का, मतलब एक जो है कपलेट। इसको कौन, मतलब कि जो थॉमस यार्ड लेके आए, इस चीज को, इसको क्लियर करो कि थॉमस यार्ड जो लेके आए वो क्या लेके आए? वो पेट्रार्चन सोनेट लेके आए। उसमें क्या था कि एक ऑक्टेव था, एक सेस्टेट था, मतलब 8 लाइन का एक स्टेंजा था, एक 6 लाइन का था। अब इन अर्ल ऑफ सरे ने क्या किया, हेनरी हॉवर्ड ने क्या किया कि बोला कि नहीं, तुम्हारी बातें नहीं चलेगी, हम इसमें कुछ चेंज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 3 क्वार्टेन और एक कपलेट में उसको चेंज कर दिया। और फिर बाद में इन्होंने चेंज तो किया, लेकिन ये इसको फेमस नहीं कर पाए। फिर विलियम शेक्सपियर जो थे, इस पे इतना सोनेट लिखे, इतना सोनेट, लगभग 154 सोनेट लिखे, कि इसको फेमस कर दिए ब्रिटेन में। मतलब इंग्लिश सोनेट है, इसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाने जाना लगा। लेकिन इसको लाया कौन था ब्रिटेन में? जो इंग्लिश सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, उसको लाया था किसने? तो उसको लाया था अर्ल ऑफ सरे ने। कौन लाया था? अर्ल ऑफ सरे ने। तो और बाद में एक जो हो, जो एक पढ़ना है, आगे होगा, अभी समझाएंगे उसको, एक सेकेंड। अस्पेंसरियन सोनेट के बारे में, एक सेकेंड, जस्ट वेट। इसको थोड़ा बोर्ड गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर लीजिएगा। तो ये पेज नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको एड पेज करके नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। एक सेकेंड, इधर तो दिख ही नहीं रहा होगा, मिट नहीं रहा है। यहाँ समझा देते हैं इसको। जैसे एक जो है, आपने शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में पढ़ा, शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में भी हम बता रहे थे। तो शेक्सपियरियन सोनेट का जो है वो राइम स्कीम क्या होता है? तो ए बी, ए बी,
सी डी सी डी, ई एफ ई एफ जी जी, ठीक। ए बी एक क्वार्टेन, सी डी दूसरा क्वार्टेन, ई एफ तीसरा क्वार्टेन, और एक कपलेट। अभी वही बताया ना कि तीन कपलेट और सॉरी तीन क्वार्टेन और एक कपलेट होता है किसमें, शेक्सपियरियन सोनेट में, जिसको जो है अर्लफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया था। और ऑक्टेव और सेस्टेट किसमें, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट पेट्रार्कन सोनेट में, जिसको लेंटिनी ने इंट्रोड्यूस किया था और पेट्रार्क ने उसको फेमस किया था। आगे है शेक्सपियरियन सोनेट, और एक होता है स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट। और स्पेंसरियन सोनेट में क्या होता है कि जैसे बहुत बेसिक डिफरेंस है, मतलब क्या करता है ना कि जैसे ये तो ए बी सी डी, मतलब ये दो जो दो क्वार्टरन के बीच में जो चीजें हैं, ये बिल्कुल दूसरे से अलग है, ये जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन जब वही स्पेंसरियन सोनेट के बारे में पढ़ेंगे आप, तो ए बी सॉरी ए बी और इसी बी को फिर से रिपीट करता है नेक्स्ट क्वार्टर में बी सी, फिर इस सी को रिपीट करेगा सी डी और फिर ई ई। मतलब ये जो होता है ना, एक क्वार्टेन दूसरे से लिंक होता है, यही है अस्पेंसरियन सोनेट। और एक होता है कर्टेल सोनेट। कर्टेल सोनेट के बारे में भी वो मतलब 10.5 लाइन का होता है, या इसको राउंड फिगर में 11 लाइन का बोल सकते हैं इसको, मतलब बोल दिया जाता है। तो कर्टेल सोनेट के बारे में भी एक दो बार आया था, तो इसको भी जान लेना है कि कर्टेल सोनेट 10.5 लाइन का या 11 लाइन का होता है। बाकी मेन यही है। तो इस प्रकार से आपका जो है पोएट्री का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, और दूसरा पार्ट इम्पर्सनल पोएट्री के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि क्लास अच्छा लगा होगा, और यदि क्लास अच्छा लगा है तो आप अपना ओपिनियन जरूर दें, ये आशा करते हैं। अगर मजा आ रहा हो क्लास में तो, बाकी थोड़ा बहुत क्लास में जैसे कर्सर वगैरह में सिस्टम का थोड़ा सा इशू है, तो उसको मैनेज करना, उसको समझना है, उसके लिए बहुत नहीं वो करना है, क्योंकि पढ़ने लिखने में थोड़ा सा मैनेज करना होता है। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।